अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम स्टेट टॉक के साथ मैं हूं महक असलम। आयशा बख्श अपनी निजी मसरूफियात के बायस इस हफ्ते इस शो की मेज़बानी नहीं कर सकेंगी, तब तक ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। पैनल पर आज हमारा साथ देंगे शहजाद चौधरी साहब, लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद होंगे इसार राना साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे जैगम खान साहब। वजाहत मसूद साहब भी कुछ देर में हमें लाहौर स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर लेंगे। आज का पहला टॉपिक आपके सामने रखते हैं तख्ते पंजाब की जंग के हवाले से। पहला टॉपिक है 2023 का आगाज होते ही तख्ते पंजाब की जंग एक मर्तबा फिर से तेज होती जा रही है। इस सियासी जंग में उस वक्त एक ड्रामाई सूरत हाल पैदा हुई जब पंजाब असेंबली में पीपल्स पार्टी ने अपनी तोपों का रुख अचानक से अपनी इत्तेहादी जमात यानी मुस्लिम लीग नून की तरफ मोड़ दिया। पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमा हसन मुर्तजा ने नून लीग को घर की जमात करार देते हुए कहा कि नून लीग को ना वजीर आला और ना ही वजीर आजम के लिए शरीफों के अलावा कोई और उम्मीदवार मिलता है। हसन मुर्तजा ने कहा कि शरीफ इक़्तिदार से उतरे तो मुल्क से बाहर चले जाते हैं। इमरान खान हो या सिर्फ शरीफ बिरादरान, दोनों की औलादें मुल्क से बाहर बसती हैं। हमजा शहबाज को भी उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि हमजा शहबाज को वजीर आला बनाने की वजह से लाहौर में नून लीग की मकबूलियत कम हुई। हसन मुर्तजा का ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब पंजाब असेंबली के इजलास में महज 5 दिन से भी कम का वक्त रह गया है। ऐसे में पीपल्स पार्टी पंजाब में क्या हासिल करने जा रही है, जबकि दूसरी जानिब खान साहब ने पंजाब असेंबली में एतमाद के वोट के हवाले से पार्टी रहनुमाओं को अहम टास्क सौंप दिए हैं। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को हिदायत की है कि 11 जनवरी से पहले ही हर सूरत एतमाद का वोट लिया जाए, जिसके लिए पार्टी रहनुमा अरकान असेंबली से राब्तों का अमल जल्द मुकम्मल करें। इमरान खान खुद ये तस्लीम कर रहे हैं कि उनके 3 अरकान एतमाद के वोट में नहीं आएंगे। अब देखना यह है कि इन 3 अरकान के अलावा पीटीआई और काफ लीग अपने 187 अरकान पूरे करने में कामयाब हो पाएगी या फिर पंजाब में इस सियासी ड्रामे की मजीद सीरीज हमें देखने को मिलती है। हम अपने पैनल के सामने सवाल कुछ इस तरह से रखेंगे। पंजाब में एतमाद के वोट से पहले पीपल्स पार्टी पंजाब के पार्लिमानी रहनुमा हसन मुर्तजा की नून लीग पर तनकीद क्या वजह हो सकती है, पसे पर्दा क्या मुहर्रिकात हैं। वजीर आला पंजाब एतमाद का वोट जरूर लेंगे। पंजाब असेंबली में एतमाद के वोट के लिए इमरान खान इतने ज्यादा पुरुमीद क्यों है, क्यों उन्हें यकीन है कि जी एतमाद का वोट हासिल कर लिया जाएगा। हमारा पैनल जिसका तारुफ मैं करवा चुकी हूँ, शहजाद चौधरी साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आती हूँ। सर, क्या कॉमेंट करेंगे? देखिए, 2-3 चीजें तो तय हैं। एक तो ये कि अदम एतमाद की जितनी तहरीकें थी जो कि PMLN ने या PDM ने पंजाब में दाखिल की थी, वो सब की सब उन्होंने रिकवर कर दी हैं, वापस कर ली हैं। उसके अंदर स्पीकर के खिलाफ भी थी, उसके अंदर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी थी और वजीर आला के खिलाफ, तो तीनों के तीनों उनको वापस कर लिया गया। इसका मतलब ये है कि उनके नज़दीक ये पॉसिबल नहीं था, ये मुमकिन नहीं था कि शायद वो ये जीत पाते, इसलिए उन्होंने अपनी खिफ्त मिटाने के लिए, हालांकि उनके नंबर्स बहुत हैं, मैक्सिमम मेजॉरिटी, सेकंड हाईएस्ट मेजॉरिटी उन्हीं की है PMLN की, लेकिन वो खुद से पीछे हट गए। अच्छा, दूसरा एक और जो हकीकत है वो ये है कि ज़रदारी साहब आए पंजाब में, आके 2-1 दिन ठहरे या 2-3 दिन ठहरे, उन्होंने कुछ मुलाकातें की, कोशिश की देखने की कि क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटी, और गालिबन थोड़े से डिसअपॉइंट होकर वापस चले गए। और जब वो वापस चले गए तो इशारा था कि यहाँ पर कुछ और होने का नहीं है, यानी जो मामलात हैं ऐसे ही रहेंगे। तीसरी एक और चीज़, इमरान खान साहब ने कोई चंद दिन पहले, 4-5 दिन पहले एक तरह से अपनी कोई एड्रेस जिस तरह वो करते होते हैं उस तरह का कोई टेली एड्रेस था या क्या था, जिसमें उन्होंने, जिसको कट किया गया तमाम चैनल्स के ऊपर और दिखाया गया, जहां पर वो पूरी कौम से ये कह रहे हैं कि आप मुल्क छोड़ के मत जाइए, हम सबको इस मुश्किल वक्त में इकट्ठे रहना है और इकट्ठे रह के चलना है और हम इंशाल्लाह इससे निकल आएंगे। ये पहली मर्तबा था कि इतना कंजीनियल और इतना एक जिसे कहते हैं कि मुफाहमाना एक रवैया मैंने इमरान खान की स्पीच में सुना, वरना हमेशा बड़ी सिनिकल होती हैं उनकी बातें, लेकिन ये पहली मर्तबा एक अपने उस लेवल से ऊपर उठ के उन्होंने तकरीर की और ऐसा लगा जैसे वाकई वो पूरी कौम को एड्रेस कर रहे हैं और इस मुश्किल वक्त से लड़ने की उनको तलकीन कर रहे हैं। जब आप ये 3-4 चीजें देखते हैं और फिर ये भी देखते हैं कि आपके हाई कोर्ट के अंदर जब ये मामला हुआ तो हाई कोर्ट ने क्या बोला? हाई कोर्ट ने बोला कि आप ये वादा करें कि आप असेंबली डिसॉल्व नहीं करेंगे, तो हम जो गवर्नर का आपके खिलाफ जो नोटिफिकेशन डी नोटिफाई किया गया आपको, उसको हम फिलहाल कलअदम करार देते हैं। ये तमाम, और ये भी कहा गया कि आपको एतमाद का वोट लेना भी है। तो मेरा मतलब है कि ये हर चीज अपनी जगह पे जिस तरीके से जिक्सॉ पजल के तौर पे बैठ रही है, मुझे यूं लगता है बड़ी जो इस पिक्चर देखते हैं कि बड़ी हद तक ये ख्याल है कि स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब ना किया जाए,
जो इस वक्त मुल्क के अंदर मौजूद है। केपी की असेंबली भी डिसॉल्व नहीं हुई, तो इसलिए जब चूंकि डिसॉल्व इसको नहीं हटाया जाएगा तो इसका मतलब है कि एक जो फिलहाल जो हमारा सियासी निज़ाम है जिस शक्ल में भी है ये रहे, जब तक कि हम उस लेवल पे नहीं पहुंच जाते जहां पर के IMF के साथ कोई मुआहदा ना हो जाए, या ये कि हम मिल के सब इस चीज़ पे एग्री ना करें कि अब इलेक्शन का वक्त आन पहुंचा है। वो ज़रूरी नहीं कि PDM की मर्जी के मुताबिक हो और वो ज़रूरी नहीं कि इमरान खान की मर्जी के मुताबिक हो, वो ऐसा होगा जो कि इस कौम के भले के लिए होगा। मेरा ख्याल है इस चीज़ का इंतज़ार किया जाएगा और बड़ी हद तक चीज़ें अब अपनी जगह पे मुझे लगता है कि बैठती जा रही हैं। बाकी ऊपर नीचे जो शोर शराबा नज़र आता है वो ज़्यादा मुझे शोर शराबा ही है उसके अंदर, और सियासत है उसमें मुझे कुछ और ख़ास सब्सटेंस नज़र नहीं आता। सही। शहजाद साहब, मतलब मैं ये समझूं कि असम्बलियां तहलील नहीं होंगी, असम्बलियां तहलील नहीं होंगी, और इमरान खान साहब जब वो कह रहे हैं कि एतमाद का वोट लिया जाएगा तो एतमाद का वोट भी हो जाएगा, इसलिए वो कॉन्फिडेंट है कि उनको पता है कि कोई उनको उनके जो 3 लोगों का जिसका जिक्र किया इसका मतलब है उसके आगे और कोई आगे और टूटने वाला नहीं है, तो वो एतमाद का वोट जीत भी जाएंगे वो। शहजाद साहब, एक चीज़ मैं ऐड करना चाह रही हूँ, मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन भी PTI से नाराज़ नज़र आ रही है। 3 अरकान वो और फिर मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन, सर दोनों की तीन वो और इनकी नाराज़गी, फिर भी इमरान खान पुरुमीद है। ऐसी पुरुमीदी की क्या वजह है? तो ऐसी हालत के अंदर फिर हसन मुर्तज़ा को नाराज़ तो नहीं होना चाहिए ना, उसको तो बहुत खुश होना चाहिए। तो इसलिए हसन मुर्तज़ा का नाराज़ होना भी आपको इशारा देता है कि वो क्यों नाराज़ हो रहे हैं। वो इसलिए नाराज़ हो रहे हैं कि शायद उनको एक ऐसा मौका मिल रहा था जो कि अब उनको हासिल होता हुआ नजर नहीं आता। ठीक है, ज़ैगम साहब आपकी तरफ आती हूँ। हसन मुर्तज़ा की नाराज़गी, जिस तरह से उन्होंने तोपों का रुख किया मुस्लिम लीग नून की तरफ, क्या लग रहा है कि महज 5 दिन हैं इजलास में और उससे पहले हसन मुर्तज़ा का ऐसा रवैया किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है आपकी नज़र में? जो हसन मुर्तज़ा का रवैया है उसे आप पीपल्स पार्टी की सियासत के तनाजुर में देखें। देखिए, पीपल्स पार्टी का चैलेंज ये है कि वो पंजाब में वापस किस तरह जगह बनाए, और पंजाब में जो पीपल्स पार्टी की सियासत है उसमें सिर्फ PTI उसकी हरीफ नहीं है बल्कि मुस्लिम लीग नवाज़ भी उसकी हरीफ है। और अगर आप सियासी तौर पर देखें तो मुस्लिम लीग नवाज़ ज़्यादा बड़ी हरीफ है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने 2013 के बाद जो एंटी नवाज़ वोट था वो गंवा दिया, उसको इमरान खान ले उड़े। और उसकी वजह जो जरदारी साहब का एक मुसालिहाना एक रवैया था कि उन्होंने अपोजिशन करने से इनकार कर दिया, तो उसके नतीजे में जो एंटी नवाज़ वोट बैंक था वो इमरान खान की तरफ मुतवज्जे हुआ। अब इस वक्त वो इत्तेहादी हैं, इकट्ठे हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ हैं, मरकज़ में भी और पंजाब में भी। मरकज़ में तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पंजाब में अगर उन्होंने अपनी अलग आइडेंटिटी बनानी है, अलग शनाख्त बना कर रखनी है, और अगला इलेक्शन जो मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ मिलकर तो पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं लड़ सकती, क्योंकि पीपल्स पार्टी का और मुस्लिम लीग नवाज़ का वोट बैंक मिक्स होता ही नहीं है। तो उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज़ से अलग इलेक्शन लड़ना है, उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ना है, और उसके लिए इस तरह की पॉस्चरिंग, इस तरह की गुफ्तगू ऑन एंड ऑफ आपको सुनने में मिलेगी। जब इलेक्शन करीब आएंगे तो आपको ज़्यादा सुनने में मिलेगी। जहाँ तक पंजाब की असम्बली की सियासत है उसमें ये 2 पार्टियाँ इकट्ठी हैं और इकट्ठी रहेंगी। जो गेम प्लान है उस पर भी सब मुत्तफ़िक हैं। पीपल्स पार्टी भी मुत्तफ़िक है, मुस्लिम लीग नवाज़ भी मुत्तफ़िक है, चौधरी भी मुत्तफ़िक है, वो भी फिक्र ना करें। मुस्लिम लीग काफ भी मुत्तफ़िक है, मेरे ख्याल में PTI भी मुत्तफ़िक है और इस्टेब्लिशमेंट भी मुत्तफ़िक है। वो यही है कि इस मामले को अदालतों में लेकर जाया जाए और इस मामले को तूल दिया जाए। जिस तरह शहजाद चौधरी साहब ने ज़रा अपने अंदाज में बता दिया, वजाहत कर दी कि ये असम्बलियाँ नहीं टूटने जा रही, उसका जो भी तरीका होगा वो हमारे सामने आता जाएगा। और ज़्यादा इम्कान यही है कि अदालती मामलात के ज़रिए, अदालती जंग के ज़रिए इसको तूल दिया जाएगा उस वक्त तक जब तक कि ये फ़ैसला ना कर लिया जाए कि असम्बलियों ने कब टूटना है, नए इलेक्शन कब कॉल किए जाने हैं। सही, ठीक है। चलें, ज़ैगम साहब का कमेंट आ गया, आपकी तरफ आती हूँ। सार साहब, मुत्तफ़िक हैं आप ज़ैगम साहब से और शहजाद साहब से कि असम्बलियाँ नहीं टूटेंगी, चीज़ें जो हैं वो ग्रेजुअली सेट होने जा रही हैं और सेट हो जाएंगी? देखिए, मैं ज़ैगम साहब की एक बात से तो मुत्तफ़िक नहीं हूँ कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इंतखाबात अलग-अलग लड़ेंगी। मेरी इतलात ये हैं कि जहाँ जहाँ जिसकी अक्सरियत होगी, आप नून लीग की होगी तो पीपल्स पार्टी उनके साथ मिल जाएगी। इस तरह सीट एडजस्टमेंट करेंगे ये।
और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दो सोकने हैं जो मजबूरन एक घर में बस गई हैं, लेकिन उनके अंदर की जेलसी फैक्टर और उनके अंदर का जो एक दूसरे को नीचे दिखाने की ख्वाहिश है वो तो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। और अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दो मुतजाद जिसे कहते हैं फ़लसफ़े वाली आइडियोलॉजी वाली जमातें हैं। अच्छा। लेकिन हालात ने और कुछ मुफादात ने उनको इसी तरह इकट्ठा कर दिया जैसे पीटीआई और काफ लीग इकट्ठी हो गई, क्योंकि पाकिस्तान में इखलाकियात पे सियासत नहीं चलती, मुफादात पे सियासत चलती है। यही वजह है कि पीपल्स पार्टी बुरा भला भी कहेगी, बासी कड़ी में उबाल भी आएंगे, लेकिन वो अलहदा नहीं होंगे क्योंकि उनके मुफाद में नहीं अलहदा होना, इसलिए वो ये सारा कुछ इसी तरह चलता रहेगा। अब आ जाए असम्बली की तरफ, तो मैं बहुत पहले से कह रहा था, जब ऐसा लग रहा था कि असम्बली टूट जाएगी तो मैं कह रहा था कि असम्बलियां नहीं टूटेंगी। अच्छा। उसकी रीज़न ये है कि अब परवेज़ इलाही साहब भी चाहें और इमरान खान भी चाहें, यहाँ तक कि मुस्लिम लीग नून भी चाहे और पीपल्स पार्टी भी चाहे, तो असम्बलियां नहीं टूट सकती, क्योंकि असम्बलियों की जो गिरा है वो कहीं और बांध दी गई है, वो गिरा इनसे नहीं खुलनी। और वो गिरा एहतियातन इसीलिए बांधी गई कि कोई शरारती बच्चा किसी दिन मजाक में असम्बलियाँ ना तोड़ दे, क्योंकि हमारे यहाँ तो बादाम तोड़ना ज़्यादा मुश्किल है, असम्बली तोड़ना बहुत आसान काम है। लेकिन आज जो सूरत हाल है, जिस तरह की फ्रस्ट्रेशन खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे पीपल्स पार्टी की नज़र आ रही है, उससे मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें इस बात का एहसास हो चुका है कि इमरान खान साहब जो हैं वो परवेज़ इलाही साहब को एतमाद का वोट जो है वो दिला देंगे। और जहाँ तक आप बात कर रही हैं वहदतुल मुस्लिमीन, जी। तो उसके लिए तो ऑलरेडी 3 दिन पहले एक कमेटी बन गई है। अच्छा। और वो रूठा मनाई का खेल जो है वो चलता है, बच्चे गैर सियासी होते हैं और सियासी जमातें जो है ना। सर साहब, रूठा मनाई के खेल में एक चीज मैं और आप ऐड करना चाहूंगी, काफ लीग के भी कुछ लोग जो हैं वो पीछे हट जा रहे हैं। अगर वो बैक स्टेप हो जाते हैं तो काफ लीग के लोग, फिर वो 3 से 4 लोग जिन्होंने कहा जी कि नहीं देंगे वोट, फिर वहदतुल मुस्लिमीन के लोग, तो ये तो एक बड़ा ग्रुप बन जाएगा ना। ऐसे में इतनी पुरुमीदी समझ से बाहर है। देखें वो एक शेर है ना कि जो दिल विल लेने का ढब जानते हैं वो तरकीब वरकीब सब जानते हैं, तो उन्हें पता है कि कैसे हमने मैन्यूवर करना है। और मैं बता रहा हूँ कि वहदतुल मुस्लिमीन तो मान जाएगी, उन्हें परवेज़ इलाही साहब पे एतराज़ है। अच्छा। पीटीआई पे नहीं है, पीटीआई उन्हें मना चुकी है। मेरी इतलात ये है कि वो किसी हद तक राम हो गए में, और जब ये एतमाद का वोट आएगा तो आप देखिएगा कि ये सारे सीधे हो जाएंगे, क्योंकि इस सिस्टम की बका जो है अब इसमें है कि ये असम्बली चलती रहे, और असम्बली चलने के लिए ज़रूरी है कि परवेज़ इलाही साहब जो है एतमाद का वोट ले लें। लिहाजा पूरी कुव्वतें जितनी भी हैं, जी, वो कुव्वतें भी जो पार्लियामेंट के अंदर हैं और वो कुव्वतें भी जो पार्लियामेंट के बाहर पर हैं, वो भी ये चाहेंगी कि ये सिस्टम चलता रहे। और चलने के लिए अगर उन्हें पल्ले से वोट डालने पड़ गए ना, तो वो पल्ले से भी वोट डाल देंगे और असम्बली की जो बका है ना उसको यकीनी बनाएंगे। चलें, हमारी भी यही दुआ है सार साहब कि ये सिस्टम चलता रहे, सिस्टम का चलना हमारे लिए बड़ा बेहतर है। चौधरी साहब जरा लास्ट कमेंट कीजिएगा, रूठा मनाई के खेल में क्या मना लिया जाएगा या फिर रूठों को यही कहा जाएगा कि रूठते हैं तो रूठा रहने दो? देखिए, ये तो पाकिस्तान की सियासत का एक अमल है ना। जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है तो कोई ना कोई अपनी, जैसे पाउंड ऑफ फ्लैश कहते हैं, वो लेने के वो अपने वोट को, अपने वजन को इस्तेमाल करता है, जो भी जिस किस्म का भी वजन। कई दफ़ा हमारे यहाँ वो जो आखिरी क्या इससे कहते हैं, तोला या जो माशा होता है ना, आखिरी माशा भी बैलेंस करने के काम आता है। तो मेरा ख्याल है कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए तो लोग अपना उस वक्त अपना वजन जो होता है, जो माशा होता है, वो अपना वजन बहुत ज़्यादा भारी समझ पाता है, तो इसलिए उसको कीमत वसूल करता है उसकी। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन वाले आमतौर पर साथ साथ ही चलते हैं, और वो ये कोई भी हमारे कौमी सतह के ऊपर जो मामलात होते हैं उसके अंदर उसके खिलाफ या उसको कोई डिसरप्ट नहीं करते। ना ही MQM सिंध में करेगी, ना यहाँ पर ये करेंगे। मेरा ख्याल है कि सब लोग जानते हैं कि ये अपने मुल्क की और अपनी सियासत की बका के लिए यही बेहतर है कि आगे लेके चला जाए मामले को, ताकि वक्त पे इलेक्शंस हो जाएं, जो मुनासिब वक्त है उसके ऊपर, और फिर उसके बाद फिर जो भी नक्शा निकलेगा सियासत का, वो फिर पाकिस्तान के लिए उम्मीद करते होंगे कि बेहतर ही होगा। सर, हमारी तो हमेशा से यही उम्मीद है कि नक्शा जो भी उभरे ये सियासी इख्तलाफात के बाद वो पाकिस्तानियों के लिए बड़ा अच्छा हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। वजाहत मसूद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वजाहत साहब, क्या कमेंट करेंगे? हसन मुर्तज़ा ने तनकीद की नून लीग पर एक ऐसे वक्त में जब असम्बली के इजलास में 5 दिन बाकी रह गए हैं, उनका तनकीद करना किस तरफ इशारा करता है? मेरे ख्याल में
मामला शायद इतने स्मूथ नहीं हों आने वाले 5 दिन में जितना हमारे अहबाब जो है वो ख्याल कर रहे हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान में जो इक़्तिदार की इक्वेशन है, जो मसावात है या जो खदोखाल हैं, उनमें बड़ी जौहरी तब्दीली आई है पिछले 1 बरस में, तो वो काउंट करेगी। और दूसरा ये कि हम किसी भी तरह का कोई ड्रामा, क्योंकि छोटी जो सियासी जमातें हैं उनके पास उनके जुस्से से या उनके वॉल्यूम से ज़्यादा वज़न या वेटेज या लिवरेज आ गया है। वी कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग, वी कैन इवन एक्सपेक्ट चौधरी परवेज़ इलाही गेटिंग इलेक्टेड अगेन और गेटिंग द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस विद द हेल्प ऑफ PPP एंड मुस्लिम लीग नवाज़, ये भी मुमकिन है। और क्योंकि आप हसन मिर्ज़ा के बारे में जो आपने फरमाया वो 100% दुरुस्त है, लेकिन उसके साथ शायद आपने आज ये भी नोट किया हो कि इमरान खान साहब ने लाहौर में अपनी जमात के अहदेदारों पे तनकीद की है, उन पे नाखुशी का इजहार किया है। गोया हमें जो लिबर्टी चौक में जमे गफ़ीर और आवाम का समंदर बताया जा रहा था, ख़ुद इमरान खान साहब जो है वो उससे प्लीज्ड नहीं है। आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ ड्रामा ओवर द नेक्स्ट 4 or 5 days। ओके, ठीक है सर, कमेंट आपका आ गया। तो भाई ये हमारा था पहला टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया कि जो इजलास होने जा रहा है असम्बली का, उस हवाले से, और जो असम्बलियाँ टूटने की बातें की जा रही हैं, ख्वाहिश तो बहुत सी है लेकिन अल्लाह जानता है ख्वाहिश पूरी होगी या नहीं। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने 62 अरब रुपए की बचत के लिए मुल्क भर में शादी हॉल्स रात 10 बजे और मार्केट्स 8:30 बजे बंद करने का अभी ऐलान ही किया था कि पंजाब खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट, MQM, ताजिर बिरादरी और शादी हॉल्स एसोसिएशन ने इस फैसले को मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान में ऐसा पहली मर्तबा नहीं हुआ कि ताजरों और अपोजिशन जमातों ने मार्केट्स जल्द बंद करने की मुखालिफत की हो। माजी में भी हमने देखा कि हुकूमतें ऐसे फैसले करती आई हैं मगर उन पर अमल दरामद नहीं करवाया जा सका। विफाकी वुज़रा इस हवाले से मगरबी और तरक्की याफ्ता ममालिक की एग्जाम्पल्स हमें दे रहे हैं कि वहाँ शाम को ही मार्केट्स बंद हो जाती हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये भी हकीकत है कि हुकूमत अगर ये देखे कि मगरबी ममालिक की अशराफिया आवाम के टैक्सेस पर उस तरह की अयाशियाँ नहीं करती जिस तरह की अयाशियाँ हमारे यहाँ की जाती हैं। मिसालें मैं कुछ आपके सामने रखूंगी, जैसे कि मुफ्त पेट्रोल हो गया, मुफ्त बिजली हो गई, दफातर और घरों में मुफ्त AC का इस्तेमाल हो गया, मुफ्त सेहत की सहूलियात हो गई। सरकारी वसाइल पर ना सिर्फ अपना बल्कि उनके घर वाले भी गैर मुल्की दौरे करते नजर आते हैं और प्रोटोकॉल ऐसे दिया जाता है कि रोड्स बंद कर दी जाती हैं। ये वो मरात हैं जिससे हमने देखा है कि हमारे हुक्मरान मुस्तफीद होते हैं। क्या हमेशा दूसरों को हमारे हुक्मरान नसीहत और खुद मियाँ फसीहत के उसूलों पर ही अमल करते रहेंगे? ताजिरों का यह भी मुतालबा है कि दुकानें जल्द बंद करने के बजाय हुकूमती अलल्ले तलल्लो को ख़त्म किया जाए। पाकिस्तान को तवानाई के शोबे में शदीद बहरान का सामना है। ऐसे में जल्द दुकानें बंद करना क्या वाहिद हल है, या फिर विफाकी हुकूमत को बिजली चोरी रोकने, लाइन लॉसेस, बिल्स के निज़ाम को बेहतर बनाने, तवानाई के नए सस्ते मंसूबे बनाने, हुकूमती अरकान असम्बली और आला अफसरान और ब्यूरोक्रेट्स को दी गई बेतहाशा मराद को भी ख़त्म करना होगा? मेरी नज़र में बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। सवाल को हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। अपने पैनल के सामने मैं सवाल रखूंगी। पहला हिस्सा कि क्या पीपल्स पार्टी सिंध में इस फैसले पर अमल दरामद करवा पाएगी या नहीं, क्योंकि हमें याद है कोविड में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नाकाम नजर आई। और दूसरा हिस्सा सवाल का यह है कि विफाकी हुकूमत पंजाब और KPK में इस फैसले पर अमल दरामद के लिए क्या क्या ऑप्शंस इस्तेमाल कर सकती है, उन ऑप्शंस को छोड़ के जो कि उन्होंने इस्तेमाल किए थे कोविड के टाइम पर। अपने पैनल की तरफ सवाल लेके जाऊंगी। सबसे पहले ज़ैगम खान साहब, आपका कमेंट चाहिए मुझे। आपने अशराफिया की बात की, मैं आपसे एक तो कहूँगा कि आप ज़रा ताजरों को भी अशराफिया में शामिल कर लें। पाकिस्तान में कोई 23 लाख ताजिर हैं, वो ताजिर जिनके पास कमर्शियल बिजली के कनेक्शन है, यानी निस्बतन बड़े। इन 23 लाख में से सिर्फ 5,000 टैक्स देते हैं। पाकिस्तान की 5वां हिस्सा मईशत का 20% मईशत इन ताजरों के हाथ में है। पाकिस्तान में जो टैक्स जमा होता है उसका 0.09% ताजर टैक्स देते हैं। 20% मईशत है, 0.09% ये लोग टैक्स देते हैं। हर हुकूमत के ये लाडले हैं, ना इनसे कोई टैक्स ले सकता है, ना इनको आप दुकानें बंद करने पे मजबूर कर सकते हैं, ना आप
जो इनकी मार्केटें हैं उनके हवाले से इनको किसी काम पे मजबूर कर सकते हैं। इन्होंने फुटपाथों पर भी अपनी दुकानें बढ़ानी है, इन्होंने पार्किंग में भी कब्जा करना है, वहाँ शोरूमों की गाड़ियाँ खड़ी करनी है, हर तरह की गुंडागर्दी इन्होंने करनी है। अब भी हुकूमत इनसे कुछ नहीं मनवा पाएगी, क्योंकि इस हुकूमत के भी लाडले हैं। पिछली हुकूमत के भी लाडले थे, मुस्लिम लीग नवाज़ के तो और भी ज़्यादा लाडले हैं। ज़िया साहब के दौर से जो उनको शटर पार मिली है वो रहेगी, और पाकिस्तान में एक बड़ी मुसीबत ये लोग रहेंगे। अब जहाँ तक बिजली के बहरान का ताल्लुक़ है, सारी दुनिया में, सिर्फ तरक्की याफ्ता मुल्कों में नहीं, 2 हफ्ते पहले मैं बैंकॉक में था, ऐसा शहर जो दुनिया का एक बड़ा हब है टूरिज़्म का, मिलियंस ऑफ टूरिस्ट आते हैं, भरे होते हैं टूरिस्टों से। वहाँ तो दुकानें खुली हों तो गैर मुल्की सामान खरीदेंगे ना, शाम के साथ सब दुकानें बंद हो जाती हैं। उसके बाद सिर्फ वो स्टोर खुले रहते हैं जिनको 24 घंटे की इजाज़त होती है। और इसकी एक और वजह भी है, वो वजह ये है कि अगर मगरिब में जो 8 घंटे से ज़्यादा दुकानें खोलेगा तो वो सब मुलाजमों को फिर उसके मुताबिक तनख्वाह भी देगा और उसकी एक्स्ट्रा उजरत भी देगा। पाकिस्तान में जो 16 घंटे दुकानें खुलती हैं, तो आपका क्या ख्याल है, ट्रेडर 16 घंटे की उजरत देते हैं? यहाँ पे एक लेबर लॉ का भी मसला है। अब जहाँ तक बिजली, देखिए, जहाँ तक बिजली के बहरान का ताल्लुक है, ये एक छोटा हल है, ये अहम बात है। हमें बिजली की बचत करनी चाहिए, हर तरीके से करनी चाहिए। हमें अपने तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली करके भी बचत करनी चाहिए। और ये एक गैर सेहतमंदाना तर्ज ज़िंदगी है जो हमने इख्तियार कर लिया है कि दोपहर को उठना है, आधी रात को सोना है। इससे हमारी प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ रहा है, हमारी नौजवान नस्ल पे भी असर पड़ रहा है, तालीम भी ख़राब हो रही है। इसको तो हमें बदलना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल काफ़ी नहीं है। जो असल काम है वो ये हुकूमत करने को तैयार नहीं है। और असल काम ये है कि पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स की जाएँ। पावर सेक्टर इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत की, रियासत की, मईशत की गले की हड्डी बनकर रह गया है। 2500 अरब रुपए का मुझे ब्रेक पर जाना है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। सर, आपकी बात है लाइफस्टाइल को बदलने की, लेकिन अगेन वही बात है कि एक ऐसा लाइफस्टाइल जिसको आप बरसों से अपनाए हुए हैं उसको तब्दील सडन नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें वफाकी हुकूमत क्या इम्प्लीमेंटेशन में कामयाब हो पाएगी या नहीं, या फिर हम देखेंगे कि सिर्फ बातें हुई, दुकानें रात गए तक चलती रहीं और हुआ कुछ भी नहीं, या फिर ताजिर बिरादरी जीत पाएगी या फिर हमारी वफाकी गवर्नमेंट जीत पाएगी। जरा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। पैनल हमारे साथ है, उनके आगे ये सवाल रखेंगे, उनका जवाब जानेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले कि गवर्नमेंट ये फैसला कर चुकी है कि मार्केट्स, शादी हॉल्स अब जल्दी बंद कर दिए जाएंगे, लेकिन ताजिर बिरादरी इससे मुत्तफिक नजर नहीं आती। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। चौधरी साहब, आपकी जानिब बात कहिएगा, ताजिर बिरादरियों का मौक़िफ़ आपको लगता है कि दुरुस्त है या फिर हुकूमत जो करना चाह रही है, जो करवाना चाह रही है, वो दुरुस्त है? देखिए, ताजिर बिरादरी की हद तक जो ज़ैगम साहब ने कहा, मेरे ख्याल में उससे आगे कहने की गुंजाइश नहीं है और बिल्कुल दुरुस्त हैं। और मैं एग्री करता हूँ ज़ैगम साहब के तमाम कमेंट से ताजिर बिरादरी के बारे में। अब आ जाते हैं दूसरी चीज़ों के ऊपर। आपकी तमहीद से मुझे कुछ थोड़ा सा इख्तलाफ ज़रूर है, जिस सवाल की तमहीद के तौर पे आपने पहले जो बोला। देखिए, आपने कहा कि बिजली, ये पाकिस्तान के इलाकों में ऐसे ऐसे ग्रिड स्टेशन हैं जहाँ पर 90% लाइन लॉसेस हैं, यानी 90% बिजली ज़ाया हो रही है। लाइन लॉसेस हमारे यहाँ इस्तेमाल किया जाता है उस टर्म को जहाँ पर बिजली चोरी की जाती है, यानी लोग बिजली इस्तेमाल करते हैं, कुंडे डालते हैं, बिल भी आते होंगे शायद, लेकिन बिल देते नहीं हैं। ऐसे ऐसे इलाके हैं, और मैं जहाँ जिस शहर में आप रहती हैं वहाँ पर भी कुछ इलाके ऐसे हैं 40-40, 50-50% के लाइन लॉसेस हैं। चोरी की जाती है बिजली, नहीं देने के साथ ग्रिड स्टेशन पे हमला कर दिया जाता है अगर बिजली बंद कर दी जाती है। तो शहरियों के कुछ हकूक भी हुआ करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आप एक साइड को देखते हैं, आप दोनों तरफ को देखते हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इस वक्त 40,000 मेगावाट है। क्या वजह है कि हम मजबूर होकर सिर्फ 12 या 14,000 मेगावाट इस्तेमाल करना चाहते हैं? बिजली का पहिया, जो हमारे इंडस्ट्री का पहिया, वो तो बिजली के साथ चलेगा ना सकत ही नहीं रह गई इस हुकूमत में बिजली बनाने की, और उसके बावजूद जो कारखाने बिजली नहीं बना रहे उनको भी पैसे दिए जा रहे हैं, पर आर के तौर पर दिए जा रहे हैं एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। तो पाकिस्तान का मसला कुछ, जैसा उन्होंने कहा, एनर्जी सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स जिसको कहा जाता है, इसको हाथ लगाना पड़ता है टू अंडरस्टैंड कि कितना बड़ा पहाड़ है, और कोई इसको हाथ क्यों नहीं लगाता।
40,000 मेगावाट में से आज आपको बताया जा रहा है कि आप 14,000 मेगावाट सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी जो लाइंस हैं वो सिर्फ 18,000 मेगावाट या 20,000 मेगावाट कैरी कर सकती हैं। बहरहाल इसको एक तरफ रखिए। अब आ जाते हैं उस तरफ जहां पर आपने जिक्र किया बाहर के मुल्कों से सबक लेने का। बाहर के मुल्क डे लाइट सेविंग का कॉन्सेप्ट रखते हैं। जब कभी सुबह की सूरज रोशनी जल्दी निकलना शुरू हो जाए या जल्दी बंद हो जाए तो कहते हैं जल्दी काम शुरू करो ताकि डे लाइट के अंदर मैक्सिमम उससे हासिल किया जा सके। हम कहते हैं 11-12 बजे से पहले रुकना ही नहीं, 12 बजे पहले कोई दुकान खोल के दिखा दे मुझे पाकिस्तान में। अल्लल्ले तल्लल्ले ये हैं। आप अपनी हैसियत देखें, इकोनॉमी आपकी टैंक कर रही है और आप कहते हो ना बिजली भी मैं इस्तेमाल करूंगा, अपनी मर्जी का करूंगा, बिल भी नहीं दूंगा, टैक्स भी नहीं दूंगा और उस दुकान भी 12 बजे खोलूंगा। तो इस किस माई बाप का किस यानी ये मुल्क रह गया है। कौन है इसका माई बाप, कौन है संभालने वाला, कौन है देखने वाला। दूसरा एक और फाइनल आपका सवाल, चूंकि अगला सवाल ही होगा, वफाकी हुकूमत क्या कर सकती है। वफाकी हुकूमत इस कानून को चाहे वो जितना मर्जी उसूली है लॉन्च कर सकती है इस्लामाबाद फेडरल एरिया के बीच में। उससे आगे 18वीं तरमीम के बाद उनकी हदूद खत्म हो जाती हैं और वहां पर वो होता है जो अगर आपसे एग्री नहीं करते। इसीलिए जब भी ऐसे फैसले किए जाए सबको इकट्ठे बिठा के कराया करो, चाहे वो केपी का है, चाहे सिंध का है, चाहे कहीं, ताकि कोई लोग एग्री तो करें आपसे। वो वापस जाके फिर उसको करवाने वाले वो हैं, करने वाले वो हैं, एग्री करने वाले वो हैं। ये तो हदर हकीकत अब सिर्फ ये 24-27 किलोमीटर के अंदर रह के तो ये असूल को लागू किया जा सकता है। असूल से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन उसका जो नेपाल जो उसको लगाने का मामला है उसके अंदर आपको कमजोरियां जरूर नजर आएंगी। सही। लेकिन चौधरी साहब एक ये भी तो मसला ना कि आपने कहा कि इकट्ठे बैठ के ये मसले हल होने चाहिए, लेकिन इकट्ठा बैठता कौन है। अब देखें ना, शरी रहमान साहिबा बैठी हुई थी उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें ये बात हो रही थी, लेकिन उनके अपने सूबे के क्या हालात हैं वो सबके सामने। कोविड में 12 कहा गया कि मार्केट्स बंद हो, हमेशा ताजी बरादरी दरमियान में आ जाती थी, इंप्लीमेंटेशन कुछ भी नहीं करवा सकी सिंध गवर्नमेंट। वजाद साहब आपकी जानिब आती हूँ, गवर्नमेंट का ये फैसला कि जल्दी सब कुछ बंद हो जाएगा, और फिर जैगम साहब ने भी कहा, चौधरी साहब ने भी कहा कि रिफॉर्म्स बड़ी ज़रूरी हैं, इस तरफ नज़र क्यों नहीं जाती हमारी गवर्नमेंट की। देखिए बात यह है कि आपने देखा कि पाकिस्तान में स्टूडेंट्स यूनियंस और ट्रेड यूनियन का बेड़ा गर्क किया गया, उन्हें कुचला गया। ये जो ताजर बरादरी है, ये 77 की मूवमेंट की रेजिडुअल पावर है, क्योंकि ये हमारा कल्चर डिफाइन करती है जो पसमानदा और क़दामत पसंद है, ये गैर जमहूरी रवैये रखती है और ये पेट्रो कल्चर को फॉलो करने की कायल है। ये बेस्ट फ्रेंड है पाकिस्तान में जो है वो हाइब्रिड पॉलिटिकल कल्चर की। मेरे ख्याल में इसके लिए जो हुकूमतें हैं, मुझे नहीं पता कि पंजाब और के भी गवर्नमेंट्स जो हैं वो हर चंद कहीं के हैं नहीं हैं, वो क्या कर सकती हैं या क्या नहीं कर सकती, लेकिन मेरे ख्याल में एक तो पावर आउट कर देनी चाहिए, शॉपिंग मॉल की मुकर्रर वक्त पे बिजली बंद, सही ठीक। 2 वहाँ पे दफ़ा 144 लगानी चाहिए। वहाँ पर जो पार्किंग लॉट्स में गाड़ियाँ आने वालों की कस्टमर्स की नज़र आएँ, उन्हें जो है वो टिकट दिए जाएं, उन्हें उनके चालान किए जाएं। इसको पूरी ताकत से अगर चाहे हमारी हुकूमत तो इस कल्चर को बदलना है। हम इस कल्चर को अफोर्ड नहीं करते, ना हमारे पास तेल है, ना हमारे पास जो है वो इस तरह के वसाइल हैं कि हम इस किस्म का लेड बैक कल्चर जो है ये अफोर्ड कर सकते हों। मुझे बताइए दुनिया के किस मुल्क में शादी हाल है? ये शादी हाल चीज़ क्या है? ये कौन सी इकॉनमी है? ये क्या रियल एस्टेट के कारोबार की तरह ये गैर पैदावारी नहीं है। ये शादियों का कारोबार हमने इस मुल्क में 2 चीज़ों को फैलते देखा है। एक मीडिया यानी ख़ास तौर पे प्रिंट में कौमी छुट्टियों का ख़त्म होना और मजहबी छुट्टियों का फैल जाना। 14 अगस्त, 11 अगस्त, सितंबर, 6 सितंबर की छुट्टी ख़त्म, 1 मई की छुट्टी ख़त्म, और जो मजहबी छुट्टियां हैं वो फैलते हुए पूरे 1 हफ्ते पे चली गई। और दूसरी जो चीज़ हमने फैलते हुए देखी है वो ये वाला कल्चर है कि जी 12-1 बजे उठेंगे और रात के 2 बजे तक शॉपिंग करेंगे। मैं समझता हूँ कि इसको हुकूमत को इसको इसी तरह से ट्रीट करना चाहिए जिस तरह से एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, ज़ीरो टॉलरेंस। दिस इज डायरेक्टली चैलेंजिंग द राइट ऑफ द स्टेट। ये होते कौन है ये ताज साहबान जो है, और इनका क्या कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क को डिफाइन करने में, इसका कल्चर डिफाइन करने में, सिवाय इसके कि ये हमें पीछे की तरफ लेके गए। ठीक है सर, कमेंट आ गया। इसार साहब आपकी जानिब आती है, हुकूमत अपनी अयाशियाँ ख़त्म कर दे या फिर ये कह दे कि जी कारोबारी सेक्टर्स में हम ये करेंगे वो करेंगे, जल्दी दुकानें बंद हो जाएंगी, जल्दी शादी हॉल्स बंद हो जाएंगे, आप किस चीज़ से मुत्तफिक नज़र आते हैं? पहले तो मैं वजाद साहब के ना, इन्होंने जो छोटा सा एक चुटकुला छोड़ा है ना
कि ज़ीरो टॉलरेंस हुकूमत को उसका मुजाहरा करना चाहिए, उस पर मैं ज़रा बात करना चाह रहा हूँ कि वो मेरा दोस्त था संता, तो वो पिस्तौल लेके घर में खड़ा हुआ और जूते शूते पहन के, मैं कहा कहाँ जा रहे हो? कहता शेर का शिकार करने। तो मैं कहा जा क्यों नहीं रहा? कहता गलीच कुत्ता खड़ा है, मैंने उधर को डर लगता है। और भाई जब आपने कोई बड़ा काम करना होता है तो फिर टांगे नहीं कांपनी चाहिए, फिर आपको इल्तिजा नहीं करनी चाहिए कि जी ऐसे कर दें ऐसे कर दें ना। आप अपनी रिट साबित करें ना, आप साबित करें कि आप हुकूमत है। करके दिखाया ना कराची में जब फैसला कर लिया गया। कोविड के अंदर ज्यादा ताकतवर है, कोविड के अंदर नहीं हुआ, फैसला किया तो हो गया। आप करें, करके तो दिखाएं। दूसरी बात यह कि देखें ये कोई मसला ना ताजरों का है ना हुकूमत का, ये 22 करोड़ लोगों का मसला है भाई। बिल्कुल, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। और अगर इसके अंदर कोई रुकावट बनने की कोशिश कर रहा है तो इसका तो आपने तय करना है ना कि क्या आप इतने कमजोर हैं कि आप किसी के आगे, मतलब आप घुटनों पे बैठ जाएंगे, ताजिर बरादरी के आगे घुटनों के आगे पे बैठ जाएंगे। और ताजिर बरादरी क्या है? क्या ये कोई ब्लैकमेलर ग्रुप है? कोई ये कोई प्रेशर ग्रुप है जिसके आगे आपकी कोई चलती नहीं है? और देखें मैं आपको बताऊं, सियासी लड़ाइयां अपनी जगह पे, वो KPK हो, पंजाब हो, कोई भी हो, उसको इस बात को समझना होगा कि अगर हम एनर्जी बचाने के लिए कोई इकदाम कर रहे हैं तो ये कोई मुस्लिम लीग नून के घर नहीं बिजली जानी, ये पूरी कौम का मसला है। पूरी कौम को खड़ा होना चाहिए। और छोड़े पंजाब को और KPK को, सिंध तो आपके अलाई है ना, बिल्कुल, सिंध को तो आपके साथ खड़ा होना चाहिए। आप सिंध भी आपके साथ नहीं खड़ा हो रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बतौर कौम हम लोग उन आने वाले खतरात से और उन आने वाले हादसात से पूरी तरह आगाह नहीं है जिसका हम शिकार है। बिजली हमारे पास नहीं रही, गैस हमारे पास नहीं रही, हमारे पास रहा क्या है? और अगर आपको थोड़ी सी अटेम्प्ट करके सुबह के वक्त आप थोड़ा जाग के कर लें। मुझे तो आज ख्वाजा आसिफ साहब की बात पे भी बड़ी हंसी आ रही थी, और मैं तो चाह रहा हूँ कि उनको वजीर दिफा के साथ वजीर बहबूद आबादी भी लगा दें। वो कहते हैं कि जी अगर सुबह हम दुकानें अर्ली खोलेंगे तो कौम के अंदर आबादी भी जो है ना वो कम बढ़ेगी। और खुदा का वास्ता है भाई, और चीन 8 बजे खोलता है तो वो तो हूनती करनी समझ लिया। तो मजाक जिंदगी को, कुछ मामलात को जरा सीरियस भी ले लें सर। को इस तरह नहीं है कि आप हर बात को इतना लाइटर मूड में लेके और उसको कर दें। एनर्जी होगी तो पाकिस्तान चलेगा, एनर्जी आपके हाथ में होगी तो पाकिस्तान की चिमनियां जलेंगी, चिमनियां जलेंगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो लोगों के घर में रोटी जाएगी। 25 रुपए का नान कर दिया आपने, 25 रुपए का नान। और एक मजदूर जिसके घर के 4 लोगों और वो 2 फी नान 2 बंदे खाते हो, तो सोचें वो कहां से पैसे लेके आएंगे, कैसे जिंदगी गुजारेंगे? लोगों की जिंदगियां इस वक्त ये हो गई है कि वो खून थूकते थूकते मर रहे हैं, वो उकता के फाकों से उकता के एड़ियां रिगड़ते हुए मर रहे हैं। आपके मजाक नहीं खत्म हो रहे, आपकी सियासी मसलहतें नहीं खत्म हो रही, आपके सियासी तसादुम नहीं खत्म हो रहे। ये जिस मुल्क के ऊपर आपने राज करना है, अगर उस मुल्क के लोग ही मर जाएंगे तो आप कहाँ राज करेंगे? सर साहब, अगर सीरियस पहले ही हो जाते तो शायद ऐसी सूरत हाल पैदा ही ना होती। सीरियस बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ज़ैगम साहब, लास्ट में आपका एक शॉर्टली कॉमेंट लेना चाहूंगी। आपने कहा ताजिर बिरादरी भी अशराफिया है, हुकूमत हमारी जो है अयाशियां करती नजर आती है, तो फिर इसका हल क्या है? देखिए, हल ये है कि हम इस बात पे इत्तफाक करें, और सबसे पहले हमारी अशराफिया इस बात पे इत्तफाक करे कि जिस तरीके से ये मुल्क चल रहा है उस तरीके से नहीं चल सकता। अब हम उस ब्रिंक पर आ गए हैं जहाँ पे एक छोटा सा धक्का जो है वो हमें बहुत बड़ी खाई में गिरा सकता है। अब हमारे पास गुंजाइश नहीं है। अब हमें सियासी मफादात से ज़रा ऊंचा होकर सोचना होगा। सिर्फ एक चीज़ मैं आपको और ऐड कर दूं, बिजली के बहरान के हवाले से आप देखिए, ये जो शहजाद चौधरी साहब ने बताया कि इतनी ज़्यादा बिजली चोरी होती है पाकिस्तान में, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि सूबे इन विफाकी कंपनियों के साथ, जो डिस्कोज हैं, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, वापडा समझ लीजिए, इनके साथ बिल्कुल ताउन नहीं करते। पुलिस सूबों की है, ये लोग जाते हैं जब किसी गलत कनेक्शन को काटते हैं या कुछ भी कोशिश करते हैं तो इनको पिटाई पड़ती है और पुलिस इनके पर्चे काटने को भी तैयार नहीं होती। ये जो सूबाई हुकूमतें हैं, वो KP की हो या सिंध की हो, ख़ुसूसन किसी भी पार्टी की हो, ये बिजली चोरों के साथ खड़ी होती है। ये कौमी बिजली की और गैस की कंपनियों के साथ खड़ी नहीं होती। अगर मुल्क में ये सोच होगी, ये सूरत हाल होगी, तो हम इस बहरान से कैसे निकलेंगे? अब हमें रिफॉर्म्स की तरफ जाना होगा, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ, वो जिसके लिए जितनी भी तकलीफ दे हों।
सही, ठीक, रिफॉर्म्स बड़ी ज़रूरी हैं। और अगेन वही बात है कि जब आप मुल्क के मफाद के लिए सोचते हैं तो एक टेबल पर बैठ के सोचना और एक ही फैसला करना बड़ा ज़रूरी है। फिर चाहे उस टेबल पर अगर कोई सिंध से शामिल है, कोई पंजाब से शामिल है, तो सबकी राय को मद्देनज़र रखना चाहिए और ऐसा फैसला करना चाहिए जिससे आवाम भी खुश हो, उनके कारोबार पर भी कोई असर ना हो, और हम अगर ताजी बिरादरी की बात करें तो वो भी किसी तरीके से बैरियर्स ना खड़े करें। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा ये है कि गुज़श्ता साल हमने देखा कि दिसंबर में मुल्क में अद्वियात के बड़े बहरान का खदशा जाहिर किया गया था, जिसके लिए वजारत सेहत ने वजारत खजाना को खत भी लिखा था। लेकिन क्या करें, बदकिस्मती से हम वो कौम है जो आते हुए खतरे को भांप कर वक्त से पहले तैयारी नहीं करते। जब तक खतरा सर पर नहीं आ जाता ना और हमें हिट नहीं कर लेता, हम तब तक उस खतरे को भांपते नहीं हैं। बुखार कम करने वाली मेडिसिन कम हुई। अब लाहौर समेत मुल्क भर में हमने देखा कि इंसुलिन की किल्लत पैदा होती जा रही है, जिसके बायस डायबिटिक के जो पेशेंट्स हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। डायबिटिक के पेशेंट्स के लिए हर हफ्ते इंसुलिन का खर्चा 1000 से ज़ायद है। इससे पहले भी अद्वियात की किल्लत के बाद फार्मास्यूटिकल कंपनीज की जानिब से अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया गया था, जिसके बाद वो अद्वियात आवाम के लिए दस्तयाब हो गई थी। नाज़रीन, कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ कि अद्वियात को छुपा लिया जाता है, सेव कर लिया जाता है, जब कीमतें बढ़ जाती हैं तो आवाम के सामने लाकर रख दिया जाता है। एक तरफ कमर तोड़ महंगाई है, आटे दाल की किल्लत है। हम देख रहे हैं कि आटे का जो रेट है वो दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। गैर मुस्तहकम सियासी सूरत हाल है। ऐसे में जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत और फिर कीमतों में इजाफा हो जाना, यानी गरीब आवाम सवाल करती है, कहती है हम कहाँ जाएं, क्या मर जाएं, भूखे मर जाएं, अगर कोई बीमार है तो उसके लिए मेडिसिन नहीं है। गरीब आवाम के बहुत सारे सवाल है और इसी सवाल को मैं अपने पैनल के सामने इस तरह से रखूंगी कि मुल्क में अद्वियात की किल्लत, बुखार कम करने वाली अद्वियात के बाद मुल्क भर में इंसुलिन की किल्लत हो गई है। ये के बाद दीगरे मुल्क में आते बहरान, हमारी मौजूदा गवर्नमेंट क्यों कोई फैसले करने में नाकाम नजर आती है। शहजाद चौधरी साहब, सबसे पहले आपका कॉमेंट लूंगी। इसका ताल्लुक जी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो मसला है वो है करंट अकाउंट डेफिसिट। ये जो तजारती खसारा है, तजारती खसारा दो तरीकों से पूरा किया जा सकता है। या तो आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट आ रही हो या आप एक्सपोर्ट्स कर रहे हो। ना आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट आ रही है क्योंकि आपका माहौल ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कोई करेगा। खुद अपने लोग हमारे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, बाहर से कौन लाएगा और आके करेगा। तो जो एक्सपोर्ट्स होनी चाहिए उस पर फोकस नहीं है, ये इम्पोर्ट सप्रेशन पे है कि इंपोर्ट को कर्ब करो, उसको बंद करो। आज भी वजीर खजाना ये कह रहे थे कि इंपोर्ट्स हमने इतनी कम कर दी हैं कि उससे देखिए तजारती खसारा हमारा कितना कम हो गया, ताकि डॉलर का जो खर्चा है वो कम हो गया। अच्छा, डॉलर ना होने की वजह से ये सारी चीजें पूरी, और तो डॉलर बचाने का नेगेटिव तरीका। अब ये दूसरी बात है कि आपकी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर ऐसा था कि जहां पर आपको बाहर से सामान लाना पड़ता है अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए। वो फैक्ट्रियां बनाएंगी, वहां से खाम माल आएगा, उसके साथ आपको चलेंगे। इसी में दवाइयां भी शामिल। दवाइयों को तैयार करने के लिए जो खाम माल चाहिए वो आपने उसको सप्रेस कर दिया। डॉलर अवेलेबल नहीं है, एलसीज खुल नहीं रही, ना मंगवा सकते हैं ना बना सकते हैं। तो बुनियादी वजह यह है कि जो आपको जो फार्मास्यूटिकल्स हैं, बेशक एक बहुत बड़ा माफिया, दुनिया भर का माफिया है, अमेरिका तक में इन्होंने तंग करके रखा हुआ है, वो लीड करते हैं पॉलिसी फॉर्मुलेशन को, कोई शक नहीं इसके अंदर। लेकिन हमारे यहाँ मसला किसी और नौयत का, जिसकी बुनियादें जाके वजारत खजाना के साथ जाके मिलती हैं, नंबर 1। नंबर 2, डॉलर जब रुपी वैल्यू में आप कन्वर्ट करते हैं और रुपए की कदर कम करते हैं तो फिर आप ये दवाइयां बनती हैं उनकी कीमतें खामखा बढ़ना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि डॉलर बेस्ड इंपोर्ट्स होती हैं। तो टेक्निकल मामला आते हैं, इसका हल एक ही है। अगर आपको दवाइयां चाहिए तो आप अपनी एक्सपोर्ट्स उन चीजों की बढ़ाएं जो कि आप बना के बढ़ा सकते हैं, ताकि आप डॉलर्स आए, आप लोगों को दवाइयां बंद करने का, बनाने का सामान बंद ना करें, तो दवाइयां मिलना शुरू हो जाएं। ठीक है चौधरी साहब, कमेंट आपका आ गया। जगम साहब, आपकी जानिब आती है, एग्री कर रहे हैं आप शहजाद चौधरी से? जी, मैं चौधरी साहब से एग्री कर रहा हूँ। आप महक ये देखिए कि पाकिस्तान में जो दवाएं बनती हैं उसका 90% रॉ मटेरियल वो बाहर से आता है, या भारत से आता है या चीन से आता है। हमने पाकिस्तान के अंदर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को डेवलप करने की कोशिश ही नहीं की, हालांकि हमारी इतनी बड़ी आबादी है, इतनी गैर सेहतमंद आबादी है, इतनी बड़ी मार्केट है, हमें मेडिसिन्स की, वैक्सीन्स की इतनी ज़रूरत है। अब जो इस वक्त फौरी तौर पे बहरान आया है, इसकी फौरी वजह तो ये एलसीज़ का ना खुलना है। जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं ये वार्न कर रही थी, कई महीनों से वार्न कर रही थी कि अगर एलसीज़ ना खोली गई तो जो 40 की दवा है वो 60 में भी दस्तयाब नहीं होगी।
और सिर्फ ये कंपनीज वार नहीं कर रही थी, जो हुकूमत की अपनी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जिसको ड्रैप्स का नाम दिया जाता है, उसने भी हुकूमत को वार्निंग दी थी कि ड्रग्स की शॉर्टेज होने का खतरा है। एक तो ये मसला है। दूसरा मसला इसके साथ जो इसको मज़ीद बढ़ा देता है और पुराना मसला है, वो है कीमत पर तनाज़ात, यानी हुकूमत और कंपनियों के दरमियान में कीमत पर तनाज़ात चलते हैं और इसमें कंपनियां ब्लैकमेल भी करती हैं, बाज़ औक़ात उनका गिला जायज़ भी होता है, और जब वो कीमत को बढ़ाने पर मजबूर करना चाहती हैं हुकूमत को, तो वो शॉर्टेज पैदा करती हैं। जब शॉर्टेज पैदा करती हैं साहब, ये तो हुकूमत और कंपनीज के तनाज़ात में हम देख रहे हैं हमारी आवाम पिस जाती है ना। कहाँ जाए हमारी आवाम, हमारे मरीज क्या करें, मर जाएं क्या? ना उनके लिए खाने के लिए कुछ है, ना पीने के लिए कुछ है, हर चीज़ तो महंगी हो गई, पहुंच से दूर हो गई। वो जब हम कहते हैं ना 2 वक्त की रोटी मिल जाए, वो अब 2 वक्त की रोटी भी नहीं मांगते, वो कहते हैं 1 वक्त की रोटी ही मिल जाए। इसार साहब, क्या कॉमेंट करेंगे आप इस पर? देखिए 2 चीज़ें, एक तो जो पैरासीटामोल का साल्ट है ना, वो पूरी दुनिया में इस टाइम कम हुआ है। पाकिस्तान अकेला नहीं है, पूरी दुनिया में ये साल्ट जो है, जब से ये कोविड आया और ये दीगर मामलात हुए तो ये कम हो गया। दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान में 40 कंपनियां थी मुकामी जो एक्सपोर्ट करती थी मेडिसिन बना के, आपने उनका बेड़ा गर्क कर दिया, उन्हें बंद होने पे मजबूर कर दिया। तीसरी चीज़ ये जो इंसुलिन वाली है, यहाँ पे पाकिस्तान में एक कंपनी थी लिली जो इंसुलिन बनाती थी, वो भी बंद करके भाग गई मुल्क की हालात की वजह से। और वो इंसुलिन जो यहाँ पे बन जाती थी, अब वो इम्पोर्ट होती है, इम्पोर्ट होने वाले, जाहिर है जो बीच में पड़ गया उसने तो फिर अपना हिस्सा लेना ही लेना है, और इम्पोर्ट की वजह से इंसुलिन आपकी महंगी चलेगी। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन अभी जो जैगम भाई ने की कि ड्रैप का काम क्या है, किस लिए ये अथॉरिटी बनाई गई थी, इसका काम क्या था? क्या इसने आज तक मेडिसिन को रेगुलेट करने की कोशिश की, अद्वियात को? क्या ये कहीं नज़र आती है? सिर्फ अगर नजर आती है कोई तो वो कौन सी है जो पेट्रोल बढ़ाती है, कम करती है 15 को या कम को, ठीक है ना। जहां पैसे बढ़ाने हैं वहां वो आपको नजर आएगा। ये इसके अफसर हैं, तनख्वाहें लेते हैं, अफसरियां दिखाते हैं और इनकी कारकर्दगी जीरो है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो मेडिसिन का इशू है, ये को अब का नहीं, इमरान खान के दौर से चल रहा है। एग्जैक्टली, और उसे कोई एड्रेस ही नहीं कर रहा। ठीक है जी, वजाहत साहब शॉर्टली कमेंट कीजिएगा। जी देखिए, बहुत अहम बात इसमें आई है जो जैगम खान ने कही कि हम 90% जो रॉ मटेरियल है उसे इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, सवाल ये है कि पाकिस्तान इज़ बोटेनिकली वेरी डाइवर्स कंट्री। हमने पाकिस्तान में जो है ये रॉ मटेरियल पैदा करने के लिए क्या किया, क्या वजह है कि इंडिया और पाकिस्तान में एक ही दवा की कीमतों में इतना ज़्यादा फ़र्क पाया जाता है। और जो मेरे दोस्त इसार राना साहब फरमा रहे हैं ना कि फ़लाँ कंपनी यहाँ से भागी, फ़लाँ कंपनी यहाँ से भागी, क्या हम बता सकते हैं कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं उनमें फार्मास्यूटिकल्स का हिस्सा कितना है? इट इज़ 0.1%। और इंडिया का 4 से 5% है और उनका ओवरऑल वॉल्यूम भी जो है वो एक्सपोर्ट्स का काफ़ी हमसे ज़्यादा है। उसके बावजूद 4 से 5% फार्मास्यूटिकल्स वो एक्सपोर्ट करते हैं, हम क्यों नहीं करते? ये दो कंपनियां, ये बहुत बड़ा सवाल है वजाहत साहब, और इस सवाल का जवाब लेना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए कि यहाँ पे दवाइयाँ सब्ज़ाजार स्कीम में जो है लोग अपने घरों में बना रहे हैं, और अगर वो बाहर चली गई तो पाकिस्तान को नया अज़ाब पड़ जाएगा, क्योंकि हम पे जो है मुकदमे होंगे। चलें ठीक है, वजाहत साहब आपका कमेंट आ गया, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। बड़ा ज़रूरी है कि जब भी किसी टेबल पर बैठ के फैसले किए जाएँ तो उसमें अवाम का मफाद मद्देनज़र रखा जाए, रिफॉर्म्स लाई जाएँ, और मौजूदा गवर्नमेंट को सख्त फैसले अब लेने पड़ेंगे, इस पोजीशन में है वो ले सकती है। मुझे इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। आपका बेहद शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।